हेलो फ्रेंड्स, नमः संस्कृताय। संस्कृत दर्शनम में आप सबका स्वागत। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो जैसा कि हम लोग कादम्बरी का परिचय पढ़ रहे हैं, कादम्बरी कथा का परिचय, तो हम लोगों ने 2 वीडियो में कादम्बरी कथा का परिचय क्या कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट करके पढ़ा है। उसी प्रकार से हम लोग आज बाणभट्ट का परिचय पढ़ेंगे। महाकवि बाणभट्ट हैं, उनका परिचय एक दृष्टि में पॉइंट टू पॉइंट करके पढ़ेंगे, बहुत डिटेल नहीं, इतना कि सब कुछ जान लेंगे बिंदुवार। ठीक है, आइए। बाणभट्ट का वंश वृक्ष, ये देखिए बाणभट्ट का वंश वृक्ष। बाणभट्ट के जो वत्स इनसे शुरू होता है। वत्स के पुत्र कुबेर हुए। अब कुबेर कर्मकांडी श्रुतिशास्त्र संपन्न ब्राह्मण थे। फिर उनके पुत्र पशुपति हुए। पाशुपति के 11 पुत्र हुए। उन 11 में से एक अर्थपति हुए, जिनके पुत्र थे चित्रभानु। अर्थपति के पुत्र चित्रभानु और चित्रभानु के पुत्र बाणभट्ट हुए। और बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट कहा जाता है। तो बाणभट्ट किसके पुत्र हैं? तो चित्रभानु और माता का नाम राज देवी। और आगे देखते हैं, बाणभट्ट ने स्वयं अपना परिचय दिया है। जैसा कि बहुत से लेखक अपना परिचय नहीं खुद देते हैं, दूसरे की कृतियों से पता चलता है। तो यहाँ बाणभट्ट ने स्वयं अपना परिचय दिया है। कहाँ दिया है? तो हर्षचरितम के प्रथम 3 उच्छ्वासों में तथा कादम्बरी की प्रस्तावना के जो 20 पद्य हैं उसमें बाणभट्ट ने अपना परिचय दिया है। अब उनका निवास स्थान कहाँ है? तो सोन नदी के पास प्रीतिकूट नामक गांव में। कौन सा गांव है? तो प्रीतिकूट गांव है। वर्तमान में यह बिहार में पड़ता है। शाहाबाद आरा जो बिहार में है, वह गांव उनके टाइम में प्रीतिकूट के नाम से जाना जाता है। फिर राजाश्रय किसका मिला है बाणभट्ट को? तो सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। कौन? तो बाणभट्ट। और एक बात और जान लीजिए कि जैसे कभी कभी बहुत तो नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी ये दिमाग में चलता है ना कि हर्षवर्धन के सभा में इनको ले कौन गया? तो ले जाने वाले कृष्ण हैं, जो कि हर्षवर्धन के चचेरे भाई है कृष्ण। वो इनको हर्षवर्धन के पास ले गए थे, उनसे मिलवाए थे। और फिर पितामह कौन थे? तो जैसा कि ऊपर बताया गया है, अर्थपति के पुत्र चित्रभानु के पुत्र बाणभट्ट। तो ये पितामह हो गए। फिर पिता कौन है? तो चित्रभानु है। फिर माता कौन है? तो राज देवी हैं। और बाणभट्ट की पत्नी कौन थी? तो मयूर भट्ट की बहन थी। कौन थी पत्नी? तो मयूर भट्ट। और बाणभट्ट के पुत्र, जैसा कि ऊपर बताया गया है, पुलिन भट्ट या भूषण भट्ट या पुलिन भट्ट, बहन मालती। और बाणभट्ट के 2 भाई भी थे। तो कौन 2 भाई थे? वो चित्रसेन और मित्रसेन। और अब देखिए बाणभट्ट के जो वंश या गोत्र, तो वात्सायन वंश है। वात्सायन या वत्स वंश ब्राह्मण। उपासक किसके थे? शिव के उपासक थे, तो इनको शैव कहा जाता है। जो शिव की उपासना करता है उसको शैव ही बोला जाता है। बाणभट्ट की रीति, ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। बाणभट्ट की रीति कौन सी है? तो पांचाली रीति है। कौन सी रीति के लिए प्रसिद्ध है बाणभट्ट? पांचाली रीति के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ देखिए, बाल्यावस्था में ही बाणभट्ट की माता का स्वर्गवास हो जाता है और 14 वर्ष की आयु में बाणभट्ट के पिता की मृत्यु हो जाती है, यानी वो भी स्वर्गवासी हो जाते हैं। राजा हर्ष ने इन्हें महानयम भुजंग कहा, क्योंकि ये जब मतलब बहुत घुमक्कड़ टाइप के थे, तो बहुत चरित्र भ्रष्ट कहा इनको हर्ष। अब इनके थोड़ा समय के बारे में, मतलब समय निश्चित करने के लिए बताया गया है कि हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर
606 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 648 में हुई थी। वेनस्यांग जो चीनी यात्री था वो 629 से 645 तक भारत भ्रमण किया था। वह हर्ष के निकट, हर्ष के भी दरबार में आया था। अतः हर्ष के राजाश्रित कवि होने का कारण यही बाण का भी माना जाता है। मतलब वही बता रहे हैं ना कि समय मतलब इनका निश्चित किया जाता है। अब बाण का समय क्या है, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। और अब जैसा कि पेपर में आ भी सकता है कि छठी मतलब विकल्प में हो सकता है कि छठी का उत्तरार्ध और 7वीं का पूर्वार्ध, तो बाणभट्ट का समय। वैसे तो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध ही आप लोग जानिए। अगर पेपर में देता है 4 विकल्प में देता है 6वीं का उत्तरार्ध और 7वीं का पूर्वार्ध, तो भी सही रहेगा। बाणभट्ट का विवाह जैसा कि आगे हम बता भी चुके हैं, बाणभट्ट सूर्य शतकम के लेखक जो हैं मयूर भट्ट, उनकी बहन के साथ हुआ था। बाणभट्ट की रचनाएं, अब यहाँ देखिए बाणभट्ट की रचनाएं कादम्बरी और हर्षचरित, ये 2 इनके गद्यात्मक काव्य हैं। कादम्बरी कथा है और हर्षचरितम आख्यायिका है। चंडी शतकम ये मुक्तक काव्य है और मुकुट ताड़क ये नाटक है। पार्वती परिणय ये भी नाटक है। हर्षवर्धन के चचेरे, ये देखिए यहाँ दिया है ना, पहले जो मैं बताई थी कृष्ण हर्षवर्धन के पास इनको कौन ले गया, तो ये हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण के निमंत्रण पर बाणभट्ट हर्ष के दरबार में पहुँचे थे। और ये भी जान ही लीजिए कि हर्षवर्धन के दरबार में 2 अन्य और विद्वान थे। हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए, मातंग दिवाकर और मयूर भट्ट, ये भी हर्षवर्धन के दरबार के विद्वान थे। अच्छा, अब आइए देखते हैं कि इनको मतलब बाणभट्ट के विषय में विद्वानों ने क्या कथन कहा है, इनकी प्रशंसा क्या की है, आलोचना क्या की है। तो ये देखिए, ये उपाधि या कथन और वक्ता, कहने वाले। हाँ, वयस्वाणी कवि चक्रवर्ती हर्षवर्धन ने कहा है। पहले तो हर्षवर्धन ने ये कहा था महानयन भुजंग, बहुत चरित्र भ्रष्ट, लेकिन जब उनका मतलब जाने, उनकी विद्वानता को जाने, तब उन्होंने क्या कहा कि वयस्वाणी कवि चक्रवर्ती बाणभट्ट मतलब हर्षवर्धन ने कहा। फिर कहा महानयंग भुजंग, हर्षवर्धन ने कहा। फिर ये देखिए बाणस्तु पंचाननः, ये क्या कहते हैं, श्री चंद्रदेव ने कहा है। इसने अगर पूछा कि ये वाक्य किसने बोला, बाणस्तु पंचाननम किसने कहा है, तो श्री चंद्रदेव ने कहा है। फिर कहा है कि पंच बाणस्तु बाणः, किसने, जयदेव ने कहा है। तो इनके और इनके में साम्यता तो है ना, बहुत कन्फ्यूजन भी होता है। तो अभी मैं आगे बताऊंगी कि कैसे इनको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर ये गद्य सम्राट किसने कहा है, तो बलदेव उपाध्याय ने कहा है। बाणभट्ट को गद्य सम्राट किसने बोला है, कहा है, तो बलदेव उपाध्याय ने। वाणी वाणो बभू, ये किसने कहा है, तो गोवर्धनचार्य ने कहा है। क्या, गोवर्धनचार्य ने क्या कहा है कि वाणी वाणो बभू। अब उसके बाद फिर जयदेव कहते हैं कविता कामिनी कौतुक, जयदेव ने कहा है। कविता कामिनी कौतुकः किसने कहा है, तो जयदेव ने कहा है। फिर कविता तरु गहन विहार मयूरः, विहरण मयूरः, सॉरी, कविता तरु गहन विहरण मयूरः, ये किसने कहा है, तो वामन भट्ट ने कहा है। किसने कहा है, वामन भट्ट ने कहा है। फिर यह है कविता कानन केसरी, फिर ये देखिए चंद्रदेव ने कहा है। भट्ट बाणस्य भारती, गंगा देवी ने कहा है। क्या कहा है, भट्ट बाणस्य भारती, गंगा देवी ने कहा है। बाणी बाणस्य मधुर शीलस्य, किसने कहा है, तो धर्मदास ने कहा है। वाणी बाणस्य मधुर शीलस्य, धर्मदास ने कहा है। फिर गद्यम कवीनाम निकषः वदन्ति, ये
एक आलोचक हैं, उन्होंने कहा है, ये हमने छोड़ दिया बीच में, इसको देख लेते हैं। बाणः कवि नाम इव चक्रवर्ती, सोढल ने कहा है। क्या कहा है? बाणः कवि नाम इव चक्रवर्ती, सोढल ने। फिर कहा ये गद्य कवि नाम निक्षा वदंती, ये आलोचक ने कहा है कोई। तुरंग बाण, तुरंग बाण, ये भी आलोचक ने इनके कहा है। बाणोश्चितम जगत सर्वम, ये समालोचक ने कहा है। और ये जो तुरंग बाण है ना, ये कादम्बरी में जो आयुध, वो जो अश्व है, आयुध अश्व जो है, उसका सजीव चित्रण करने के लिए बाणभट्ट को तुरंग बाण कहा गया है। अब एक चीज़ हमने आपको ये बताया था कि कैसे हम इन दोनों में, जयदेव और चंद्रदेव में, कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, बाणस्तु पंचाननम, यहाँ आनन आया है ना, आनना, आनना, आनन में मुख होता है। तो हमेशा ये देखिए उपमा चंद्रमा की और मुख की उपमा दी जाती है। तो यहाँ आनन है, तो यहाँ चंद्रदेव चंद्रमा हो गया। और फिर ये पंचबाणस्तु बाणा है, तो जयदेव हो गए। फिर यहाँ आके देखिए, ये कविता कामनी कौतुक, जयदेव है। और फिर कविता कानन केसरी, फिर यहाँ कानन आया ना, आनन के, कविता कानन केसरी, आनंद कह लो चाहे कानन कह लो, केसरी तो चंद्रदेव। तो आनंद जहाँ आ रहा है वहाँ चंद्रदेव कर लीजिए, बाकी जो बच रहा है उसको जयदेव कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से हम पॉइंट टू पॉइंट बाणभट्ट के परिचय के बारे में पढ़ लिए हैं। और आगे भी हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा। हम छोटी छोटी वीडियो में आपको इसी तरह पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताएंगे। ठीक है, नमः संस्कृताय।